खबरों में आगे बढ़ते और अब बात बांग्लादेश की होगी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की शाह पर कट्टरपंथी खून खराबे पर उतर आए हैं। यह कट्टरपंथी हर उस आवाज को खामोश कर देना चाहते हैं जो उनकी करतूत को दुनिया के सामने रख रहे हैं। बांग्लादेश में इसी महीने कट्टरपंथी नेता यहाँ पर शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद 2 मीडिया समूह प्रथम एलो और द डेली स्टार के दफ्तरों को जला दिया गया। इस दौरान दर्जनों मीडिया कर्मी दफ्तर के अंदर फंसे थे। अब एक और मीडिया समूह ग्लोबल टीवी को भी जलाने की धमकी दी गई है। कट्टरपंथियों के निशाने पर ग्लोबल टीवी की महिला पत्रकार नाजनी मुन्नी है। नाजनी मुन्नी ग्लोबल टीवी की पत्रकार और बांग्लादेश की लोकप्रिय एंकर हैं, जिन्होंने पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने छात्रों के समर्थन में दर्जनों टीवी शो किए थे और सोशल मीडिया पर दर्जनों पोस्ट भी लिखे थे। लेकिन अब वो खुद मोहम्मद यूनुस के बेलगाम चेले चपाटों के निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने सच को दुनिया के सामने रखा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो बांग्लादेश में लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह जाएगा। बांग्लादेश से सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है और सच बोलने वालों को चुप कराया है। तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट है, डॉक्टर डीके गुप्ता विदेश मामलों के जानकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले टीपी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर कट्टरपंथियों के खिलाफ बोला जा रहा है तो ऐसे में पत्रकारों को अब धमकी दिया जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है बांग्लादेश में और इसका अंत क्या है? ये कोई नई बात तो है नहीं बांग्लादेश की। ये तो आज उन्होंने नाज़नीन मुन्नी को धमकी दी है, उसको कहा है कि जला देंगे, तुमको काम नहीं करने देंगे। मगर इससे पहले उन्होंने 2 बड़े मीडिया के अखबारों के दफ्तरों को जला दिया, शायद सिर्फ इसलिए कि उनमें सच्चाई दिखाई जाती थी या उसमें हिंदुस्तान के बारे में बात की जाती थी। और ये कट्टरपंथी जो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये यूनुस की निगाह में नहीं है। यूनुस एक्टिव कन्नाइवेंस शायद ना कर रहे हो, लेकिन टैसिट अप्रूवल यूनुस का 100% इसके साथ है। अगर ना हुआ होता तो मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट में 15 मेंबर्स आतंकी गुटों के ना रहे होते। आज जमाते इस्लामी, अंसार उल बगला, जमात उल मुजाहिदीन, इनके 15 मेंबर्स वहां पे हैं और यूनुस के ऊपर अब पूरी तरह से ये कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। और इन कट्टरपंथियों का समर्थन करता है आईएसआई और आईएसआई को बुलाने वाला है यूनुस। यानी कि ये चक्र पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरी तरह से हिंदुस्तान का प्रभुत्व बांग्लादेश से खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा कोई भी सच बोलने वाले व्यक्ति को या किसी भी मीडिया हाउस को ये पूरी तरह से गैग करने पे, यानी कि गला घोटने पे लगे हुए हैं। और जो इनकी प्लान है, अब जरा सा मुझे समझ दीजिएगा, जो इनकी प्लान है आप समझिए। आज तारिक आ रहे हैं, तारिक अनवर या अहमद क्या नाम है उनका, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, वो आज बांग्लादेश आ रहे हैं। उनके आने का से पहले ये स्थिति बना दी जाए बांग्लादेश में कि अस्थिरता की स्थिति बना दी जाए, ताकि उन्हें अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का आधार को बढ़ाने का अवसर ना मिले। और अवामी लीग को वो पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं। अब अवामी लीग और बीएनपी अगर ये दोनों नहीं आती है, इसका मतलब जमाते इस्लामी आ जाए, और जमाते इस्लामी अगर फरवरी के चुनाव में आ जाए तो फिर यूनुस साहब को राष्ट्रपति बना दिया जाए। अब ये 85 साल का बूढ़ा सिर्फ इस बात पे लगा हुआ है कि मुझे किसी तरह से आने वाले चुनाव में जमाते इस्लामी आए और मुझे प्रेसिडेंट बनाए। अब इसके लिए भी जो बीएनपी और अवामी लीग है, उन्होंने आपस में एक अच्छा त्यागी साहब, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बांग्लादेश का माहौल खराब किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। केवल सत्ता के लिए और अंडर द प्रेशर ऑफ पाकिस्तान। ये तो हमको समझ में नहीं आता कि डूबने वाले को हमने जब दिया साहिल से हाथ, वो हमें भी डूबने का मशवरा देने लगे।
ये कमाल की बात है। यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर निर्भर कर रहा है, जिसके पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि हिंदुस्तान का एक मुसलसल और परमानेंट दुश्मन है, लिहाजा वो हर वो काम बांग्लादेश में करवाना चाहता है जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाए। अब तो उसने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में एक मिलिट्री पैक्ट करने वाले हैं, और ये मिलिट्री पैक्ट जो है ये समझौता के लिए जॉइंट ठीक मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है, और ये कह दिया गया है कि चुनाव खत्म होते ही ठीक है। इसको लागू कर दिया जाएगा। अब ये स्थिति है, ये स्थिति है। यानी कि स्थिति जो है वो बिल्कुल खराबी है। डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश पैरेलल चल रहे हैं, पत्रकारों को धमकी दिया जा रहा है। क्या लगता है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में विदेशी ताकतें भी हैं? इसमें मैं जो समझ पा रहा हूं वैश्विक स्तर पे, इसमें 2 या 3 एंगल हैं, काम कर रहे हैं। एक, जब यहाँ पे सत्ता अबदस्त की गई थी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तीनों सेक्रेटली मिले थे। और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत को कमजोर करने का, क्योंकि इंडो पैसिफिक में भारत एक मजबूत देश है, तो यहाँ पे 2 या 3 डायमेंशन है। एक तो ये है कि रेडिकलिज्म है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, वो ऐसा नहीं कि शेख हसीना के समय में भारत के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसमें बड़े मधुर संबंध हुआ करते थे शेख हसीना और मोदी जी के बीच में, तो वो उसको हम लोग कवर अप कर ले रहे थे। तो वो रेडिकलिज्म आज उसको मौका मिला है तो अपना खुल के अपना रूप दिखा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो विदेशी शक्तियां हैं वो नहीं चाहते कि नॉर्थ अटलांटिक से जो आर्थिक व्यवस्था है वो इंडो पैसिफिक में आए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था पिछले 10 सालों से कि वो शिफ्ट कर रहा था। जो नॉर्थ अटलांटिक में जो को अमेरिका लीड करता है, वहां पे 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, और इंडो पैसिफिक में इंडिया और चाइना की इकोनॉमी वैसे मिला के 25 ट्रिलियन हो रही थी। बांग्लादेश एक 8.7.8 7.6 की जीडीपी से आगे बढ़ रहा था, तो ये भी एक अच्छी इकोनॉमी बन रहा था, अलग ट्रिलियन में नहीं गया था लेकिन बन रहा था। तो इस तरह से इस नहीं चाहते वेस्टर्न कंट्रीज की इंडो पैसिफिक एक हब बने इकोनॉमिक्स का, तो उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहना। और बड़ी चिंताजनक बात यह है कि नेपाल, बांग्लादेश का, श्रीलंका ऐसे ऐसे देशों में और अफगानिस्तान में होता था। हमारे इंडो पैसिफिक ऐसे होल अगर हम देखें, बड़े प्रदेश से देखें, तो हमारे लिए चिंताजनक बात है। क्योंकि भारत के लिए भी चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि कोई देश का इकोनॉमिक व्यवस्था उसके बॉर्डर से लगने वाले एरिया से बड़ा अच्छा देश है। कि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका की जीडीपी में मैं बता दूं आपको कि केवल 5% एक्सपोर्ट का हिस्सा है, और भारत की जीडीपी में, चाइना की जीडीपी में 20% एक्सपोर्ट का हिस्सा है। और अमेरिका जो है अपने ज्यादातर एक्सपोर्ट कनाडा, मैक्सिको में बाय रोड कर देता है, उसका पैसा कम लगता है। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो एक इस एरिया को जरा सा उलझा के रखना वो नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्न पावर के लिए अच्छा है। और रही बात जो यहाँ पे तीसरा पक्ष है, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये कभी भी चिकन नेक पर नजर रहती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, चिकन नेक पर नजर रहती है इनकी, और एक कभी बस मौके की तलाश में। वो तो हमारे भारत की इतनी अच्छी एजिलियंट डेमोक्रेसी है, और हमारे लोगों में इतनी एक मिर्च मिठास रहने की आदत है। और उसके बाद पिछले 15 साल मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट से ही भारत में एक सत्ता का एक स्थायित्व बना रहा है, जिसकी वजह से भारत में डेवलपमेंट डिलीवर होता है लोगों के पास। आज आप हमारे देश में देखेंगे डेवलपमेंट डिलीवर हो रहा है, चाहे मजदूर से लेके ऊपर तक वाले पर। छोटी मोटी बातें होती हैं, कोई वीआईपी कल्चर लेके चल रहा है कुछ, लेकिन ओवरऑल जहां जहां सर्विसेज गवर्नमेंट की डिलीवर नहीं होती वहां पर उथल पुथल होता है। भारत में ये चीज नहीं, यही यानी कि डीके साहब, आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए भी चैलेंजेस बहुत है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। क्योंकि भारत को अगर अच्छे पड़ोसी मिलते हैं, डेमोक्रेटिकली जमहूरियत वहां पे अच्छी होती है, तो भारत और इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा अच्छा होगा। और जो बांग्लादेश में घटना हो रही है, मैं कर्नल साहब से बिल्कुल वाकई करता हूं कि यहाँ पे सत्ता का सूत्रधार एक्चुअली यूनुस नहीं है। यहाँ पे जिस दिन शेख हसीना को हटाया गया वो आर्मी द्वारा हटाया गया। पहले तो हादी पार्टी मिलके हटाई उसको, लेकिन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और आर्मी ने इनको बैठाया। तो इस समय वहां पे आर्मी करे, और किसी देश की आर्मी नहीं चाहती कि वहां पे जमहूरियत आए, क्योंकि उसके अफसरों को एक मौका, स्वाद मिल जाता है सत्ता चखने का। ही पाकिस्तान में होता है। और मुस्लिम देशों का एज होल अगर पूरे विश्व में कहें, एक और चिंता की बात है कि एक और मुस्लिम देश रेडिकलिज्म में फंस गया है। पूरी दुनिया में इतने ज्यादा मुस्लिम है, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका से लेके देखें या मिडिल ईस्ट से लेके देखें या हम एशियन कंट्रीज में देखें, तो आप एशियन कंट्री में मलेशिया और इंडोनेशिया, और उसके बाद इधर अगर आप आ जाए मिडिल ईस्ट में तो 4-5 कंट्री, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन वगैरह छोड़ के पूरे मुस्लिम देश बेचारे जाहिलियत में जी रहे हैं। सलाहियत ये उनकी है कि वो विकास नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे रेडिकलिज्म की वजह से वहां पे सेना कहीं कब्जा कर लेती है, कहीं विदेशी ताकत वहां पे हावी हो जाती है।
उसमें एक चैप्टर बांग्लादेश का भी जुड़ गया है। तो ये मुस्लिम जगत के लिए भी एक बड़ा चिंता यानी की कि बात कुल है, मिलाकर और उन लोगों विदेशी को भी सोचना ताकतें है। जो है जरूर पीछे एक बैकग्राउंड में काम कर रही है। त्यागी जी साहब मैं जी। आपके पास ही आऊंगी। त्यागी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात हम देख रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश में क्या है, और लगातार वो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की वजह से मोहम्मद यूनुस भी कुछ नहीं कह रहे हैं, और कट्टरपंथ वहां पर किस तरीके से हिंदुओं पर हावी है, पत्रकारों पर हावी है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। क्या लगता है आने वाले समय में हिंदुस्तान को अब बांग्लादेश के मसले पर मुखर होकर बोलना चाहिए, या सावधान रहना चाहिए, या सक्रिय रहना चाहिए? जी मैं तो चूंकि फौजी ऑफिसर हूँ, लिहाजा मैं फौज की दृष्टि से ही ये बात बताऊंगा। हमें सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय क्विक स्ट्राइक, यानी कि अगर मेरे घर में आग लगी हो तो मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करूंगा, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। अब वहां पे 150 हिंदू फैमिली, हिंदू परिवारों को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद लूटा गया है और उनके साथ में बर्बरता की गई है। दीपू दास का केस आप सबको मालूम है। उसके बाद 2 हिंदू फैमिलीज के घर जला दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और ये सोचें कि चलिए हम आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को भी शामिल कर लेंगे? अरे ये जिस सिलीगुड़ी की बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे गुप्ता जी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो आज बहुत फोर्टिफाइड है, वो अब चिकन नेक नहीं रह गया है। और बांग्लादेश याद रखे कि अगर सिलीगुड़ी को वो चिकन नेक कहता है तो बांग्लादेश में 2 चिकन नेक है। एक चिकन नेक है जो रंगपुर कॉरिडोर है, जिसे मेघालय ध्वस्त कर सकता है। दूसरा चिकन कॉरिडोर है जो चिटागोंग कॉरिडोर है, जिसे त्रिपुरा के रास्ते ध्वस्त किया जा सकता है। यानी हमारे पास सफिशिएंट चीजें उपलब्ध हैं, और हमारे पास कारण भी है। कारण 2 है। पहला, जो तीस्ता नदी थी, उस तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट शेख हसीना ने चाइना को देने के लिए मना कर दिया था, मगर इन्होंने, श्रीमान यूनुस जी ने, जो हिंदुस्तान के कट्टर खिलाफ है, उन्होंने उनको दे दिया। और ये तीस्ता नदी कहां तक जाती है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक तक। दूसरा, जो वहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की विंटेज का एयरफील्ड था, उसको वो चाइना को देने के लिए तैयार है कि आप उसे डेवलप करो। अब अगर चाइना वहां बेस बनाता है तो चाइना एज इट इज बांग्लादेश में भी, म्यांमार में भी, श्रीलंका में भी और पाकिस्तान में भी, यानी कि हिंदुस्तान को घेरने के चारों तरफ से बेसिस बना रहा है, और बांग्लादेश उसमें एक पार्ट है। और एक पॉइंट और, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने कहा कि पाकिस्तान के सुझाव पर, पाकिस्तान का जो वो डार है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो कहता है कि अब हमें सार्क को छोड़ देना चाहिए, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को दरकिनार कर दो और एक नया अलायंस बनाओ जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना हो। और इसकी एक मीटिंग भी हुई इसी साल जून 2025 में चाइना में, और इंटरनेट एरिया में एक ट्राइलेटरल सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया गया। यानी कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र है। और हिंदुस्तान को, बहुत अच्छी बात है, हम रेजिलियंस से और हम एकदम एक्शन नहीं लेते, लेकिन बहुत ज्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि अब क्लियर कट बता देना चाहिए, और बता दिया गया है। अब बता दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 24 घंटे में कुछ बदलाव आया है। पिछले 24 घंटे में कुछ बदलाव आया है। यूनुस के किसी मंत्री ने ये कहा है कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, तो भारत ने किसी लैंग्वेज में उन्हें बता दिया गया होगा, लेकिन इस लैंग्वेज, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ से एक मैसेज जा चुका है। गुप्ता साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि त्यागी साहब ने भी कहा कि अब हिंदुस्तान को बिल्कुल सक्रिय होकर दखल देना चाहिए। क्या लगता है अगर हिंदुस्तान सक्रिय होकर दखल देगा तो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उस पर भी असर पड़ सकता है? देखिए जी, अभी मैं मान के चलता हूँ कि बांग्लादेश में हो रहा है एक नॉर्मल रूटीन रहेगा कुछ सालों तक, अगर जब तक वहां सत्ता में एक सकारात्मक बदलाव नहीं होता है। और भारत एक केवल देश ही नहीं है, एक संस्था है पूरी दुनिया के लिए, जो रिसर्च सेंटर बना रहता है डेमोक्रेसी के लिए। और भारत
वो दुनिया में लीड है। जैसे मतलब सार्क हमारा जीवित रहता है तो उसमें भारत लीड करता है। एससीओ में भारत की पहचान है। एससीओ में भारत मना कर देता तो वहां का ड्राफ्ट साइन नहीं होता है। ब्रिक्स में साइन नहीं होता है। हाँ, ब्रिक्स में अगर प्रधानमंत्री अगर मुख्य चेहरा बन के जाते हैं तो जिनपिंग नहीं आते हैं। तो भारत एक विश्व परिपाटी में बड़ा चेहरा बनता जा रहा है। तो भारत को अभी यहाँ पे डिप्लोमेटिक चैनल, जैसे कि अभी देखिए गौर साहब ने इसकी भर्त्सना की है और त्यागी साहब से भी मैं सहमत हूं कि इस पे कुछ न कुछ हुआ है। अभी यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने जो सेक्रेटरी उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की है जो दीपू दास की घटना हुई है। तो भारत को यहाँ बिग ब्रदर जैसा बिहेव करना, जैसा श्रीलंका के साथ किया, जैसा नेपाल के साथ किया, जिस तरह मालदीव के साथ किया, मालदीव की घटना और भी बुरी हो गई थी। भारत के सारे संबंध कट लिए, लेकिन मोदी एक बड़े इंस्टॉलमेंट लीडर है जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव इंसान करता है। तो अब अंदर अंदर मैं समझता हूँ जितना चिंता उनको भारतीय राजनीति के समय नहीं, हिंदू से ज्यादा बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता होगी। मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ श्री मोदी को, और अंदर अंदर बहुत कठोर कदम उठाए जा रहे होंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पे। मैं सैनिक हस्तक्षेप और ऐसी किसी चीज का समर्थन इस समय नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं खासकर जहां जमहूरियत स्लो होती है, यहाँ रूट कम होते हैं, वहां पे होती हैं, अक्सर हो जाती हैं। तो बांग्लादेश में लाजमी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर डिप्लोमेटिक तरीके से हिंदुस्तान जरूर इसमें दखल दे रहा है। बहुत वक्त की कमी है यहाँ पर। त्यागी साहब और गुप्ता साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।